हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर न्यू बुक चैप्टर नंबर 3 टॉपिक 3.3 और इसका नाम है ऑर्बिटल वेलोसिटी। टॉपिक 3.3 में प्राइमरीली दो टॉपिक्स आते हैं। एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो कि हमने पिछले लेक्चर में स्टडी कर लिया। आज ऑर्बिटल वेलोसिटी को देखेंगे ये क्या है। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वेलकम, यू आर ऑन फिजिक्स ऑफ हाउ एंड आई एम योर मेंटोर जैन शबीर। तो टॉपिक है मेरे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी। देखो, अब तुम लोगों को पता है कि जो सैटेलाइट है वो अर्थ के राउंड सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था। अब वो जिस ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं उस ऑर्बिट में मूव करने के लिए उससे कुछ ना कुछ वेलोसिटी चाहिए। वो जो वेलोसिटी होगी सैटेलाइट में व्हाइल मूविंग इन दैट ऑर्बिट इज नोन एज ऑर्बिटल वेलोसिटी। यानी किसी भी ऑर्बिट में जो सैटेलाइट की वेलोसिटी होगी वो होगी सिंपली उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी। डेफिनेशन है, वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इन विच इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इज नोन एज ऑर्बिटल वेलोसिटी। यानी ये वो सैटेलाइट की वेलोसिटी जो कि अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हुए जो उसके पास होती है किसी भी ऑर्बिट में, वो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी। बात को समझ गए? ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब ये मुझे फाइंड आउट करना है कि किसी भी ऑर्बिट, मैंने तुम लोगों को बताया था कि अर्थ के अराउंड बुनियादी तौर पे तीन रीजन होते हैं, तीन ऑर्बिट्स होते हैं जिनमें सैटेलाइट्स रह सकते हैं, लियो, मियो और जियो। अब मुझे किसी भी ऑर्बिट की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो उसका एक्सप्रेशन में डेवलप करने जा रहा हूँ। तो उस वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होगा? तो पहले तो मैं मान लेता हूँ कि एक सैटेलाइट है जो कि अर्थ के अराउंड सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। लेट कंसीडर सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। अब अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही हो तो सर्कुलर पाथ में तो बॉडी सिर्फ तभी मूव करती जब उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही होती। तो इसका मतलब है सैटेलाइट पे भी सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, तभी तो ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन कर रहा है? ये किसी रस्सी के साथ तो नहीं बंधा हुआ जो रस्सी की टेंशन इसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। तो अब यहाँ पे जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। तो यही यहाँ में लिखा हुआ है, then necessary centripetal force is provided by gravitational force which is equal to centripetal force। मेरे पास ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगी। यहां तक तो ठीक है। अच्छा देखो, अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv² अपॉन आर। क्या फॉर्मूला होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का? mv² अपॉन आर, सेंट्रीपिटल फोर्स का। जहां भी जो आर है, अब कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करे उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv² अपॉन आर। m क्या है? मास ऑफ अ बॉडी जो कि सर्कुलर पाथ में मूव करे, v वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, और आर क्या? रेडियस ऑफ अ सर्कल, जिस सर्कल में वो मूव कर। अब ये सैटेलाइट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो इसका सेंटर यहां पे होगा इस सर्कल का। इस सर्कल का रेडियस क्या होगा? देखो, अर्थ का रेडियस होता है कैपिटल आर। अर्थ का रेडियस है कैपिटल आर। तो इस सैटेलाइट का डिस्टेंस है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, उसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं एच। तो इस सर्कल का जो रेडियस है, इस सर्कल का जो रेडियस है स्मॉल आर जिसे मैं कह रहा हूं, वो मेरे पास बराबर है कैपिटल आर प्लस एच के। यहां तक ठीक है। एफ सी मेरे पास सेंट्रीपिटल फोर्स, तो मेरे पास सिंपली mv² अपॉन आर, आर मेरे पास आर प्लस एच के बराबर है। अब एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला देखो, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की सरफेस के पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है वो मेरे पास होता है m इंटू जी, और जी की वैल्यू होती है 9.8। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ वैलिड है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। जैसे जैसे ऊपर जाते हो जी की वैल्यू कम होती जाती है, फिर ये फॉर्मूला वैलिड नहीं रहता। इसका मतलब तुम लोगों की वैल्यू चेंज करनी होती है। एक जनरल फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का, वो होता है जी एम इंटू अर्थ स्क्वायर सिंपली। अच्छा देखो, कोई भी दो बॉडीज है ना, दो बॉडीज हैं, एक बॉडी का मैस है m, एक बॉडी का मैस है स्मॉल m। इन दोनों बॉडीज के दरमियान कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये दोनों बॉडीज एक दूसरे कितनी फोर्स के साथ खींचती हैं, उसका फॉर्मूला आता है यहाँ पे g कैपिटल जी, तो ये कांस्टेंट है। m एक बॉडी का मैस, स्मॉल m दूसरी बॉडी का मैस, और r के डिस्टेंस बिटवीन दी बॉडीज, दोनों बॉडीज के दरमियान डिस्टेंस कितना है ये होता है। अब यहाँ पे केस क्या है? ये मेरे पास सैटेलाइट है, ये मेरे पास है अर्थ। अच्छा, अर्थ का मैस है कैपिटल M, इस सैटेलाइट का मैस है स्मॉल m। इन दोनों बॉडीज के दरमियान, इन दोनों बॉडीज के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है? अर्थ का सेंटर ये है, इस बॉडी का सेंटर, सैटेलाइट का सेंटर ये। इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है? वो तो अगेन स्मॉल r है जो कि r प्लस h के बराबर होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का मेरे पास फॉर्मूला होगा g mass of earth into mass of satellite divided by distance between the earth and satellite, और वो कितना है? स्मॉल r। तो यहाँ पे r स्क्वायर आएगा, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका mv² अपॉन आर, आर इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल, mv² अपॉन आर। आर एक आर से कैंसिल, स्मॉल m से कैंसिल, v² विल बी इक्वल टू g कैपिटल M इंटू आर स्मॉल r। अब स्मॉल r मैंने देख लिया वो कैपिटल R प्लस h के बराबर होता है, तो यहाँ पे स्मॉल r की जगह कैपिटल R प्लस h मैंने लिख दिया सिंपली। ये v² का फॉर्मूला। अब मुझे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है ऑर्बिट की, तो अंडर रूट ले लूंगा। तो वेलोसिटी इन एनी ऑर्बिट विल बी इक्वल टू कैपिटल G इंटू M अंडर रूट डिवाइडेड बाय R प्लस H। जहां पे ये जो G है इसे बोला जाता है यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। ये यूनिवर्स में मौजूद किसी भी दो बॉडीज के लिए यही कांस्टेंट होगा, और उसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.67
into 10 is power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। वेयर m इज द मास ऑफ अर्थ और इसकी वैल्यू तो 6 into 10 is power 24। ये वैल्यू तुम लोगों को याद होनी चाहिए। कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ अर्थ और इसकी वैल्यू तो 6.4 into 10 is power 6। और h इज द हाइट ऑफ सैटेलाइट। मतलब अगर तुम लोगों को सैटेलाइट की हाइट पता है, रेडियस ऑफ अर्थ वगैरह ये सारी वैल्यू से तुम लोगों को पता है। अगर सैटेलाइट की हाइट पता है, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू को पुट करो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या यूनिवर्सल कांस्टेंट में ग्रेविटेशन की वैल्यू पुट करो, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू पुट करो, तुम्हारे पास उस ऑर्बिट में बॉडी की वेलोसिटी आ जाएगी। तो बच्चों ये आज का छोटा सा लेक्चर था। उम्मीद है तुम लोगों के लेक्चर पसंद आया होगा। इजाजत दो, अल्लाह हाफिज।